Hello students, this is विकास गर्ग. वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किए थे और इस वीडियो से हम मैचिंग कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैचिंग कंसेप्ट? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, all cost which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. यानी स्टूडेंट्स, मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि हमें कोई रेवेन्यू रिसीव करने के लिए उसके लिए जो कॉस्ट अप्लाई हुई है, हमें उसमें से अगर वो माइनस कर देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. देखिए, इसको आप एक एग्जांपल से बहुत इजीली समझ जाएंगे. स्टूडेंट्स, सपोज वी हैव परचेज 10 बुक्स at the rate of 100 each. That is total amount 1000 will be spent to purchase the 10 books, right? It is the purchase. यानी मैंने जो 10 बुक्स परचेज की और जो पर बुक है वो 100 रुपीज़ है, तो टोटल मैंने 1000 रुपीज़ की बुक्स परचेज की. आई हैव सोल्ड आउट ऑफ विच 5 बुक्स एट द रेट ऑफ 150 ईच. मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इनमें से 5 बुक्स 150 पर बुक के हिसाब से मैंने वो सेल कर दी, यानी कि जो 750 रुपीज़ है, दैट्स विद द टोटल सेल, और वी कैन से दैट द टोटल रेवेन्यू, राइट. तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या मुझे ये 750 बुक बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? स्टूडेंट्स, ये हमें बेचने से टोटली प्रॉफिट हुआ. हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी जो 1000 रुपीज़ कॉस्ट थी और मैंने 750 जो मेरी रेवेन्यू हुई तो 250 का लॉस हुआ. ये हम ऐसे नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि जो ये 1000 रुपीज़ कॉस्ट है ये हमारी 10 बुक्स की है, एंड वी हैव सोल्ड आउट ऑफ विच 5 बुक्स एट द रेट ऑफ 50 ईच. इट मीन्स 750 रुपीज़ टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट incurred ऑफ दैट 5 बुक्स, दैट इज रुपीज जस्ट 500, राइट. तो जो मैंने 5 बुक्स परचेज की थी वो 500 की थी, यानी कि जो मैंने 750 रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो कॉस्ट इनक्योर्ड थी, जो पैसा खर्च किया था, वो 500 रुपीज़ खर्च किया था. तो ये जो 250 रुपीज़ है ये मेरा नेट प्रॉफिट कहलाएगा, राइट स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, मैचिंग कंसेप्ट हमारा यही कहता है कि जो टोटल रेवेन्यू अर्न करने के लिए, उसको अर्न करने के लिए जितनी कॉस्ट हमारी लगती है, अगर उसमें से मैं वो माइनस कर दूं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स. इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन. मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट में और अकाउंटिंग कन्वेंशन में. अकाउंटिंग कंसेप्ट हम कर चुके हैं. नाउ वी स्टार्ट द अकाउंटिंग कन्वेंशन. That is the first convention of the full disclosure. According to this convention, all the significant information should be fully disclosed the financial statement. यानी स्टूडेंट्स, ये बोलता है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग में, जो भी हमारे बिजनेस में जो भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दे विल बी डिस्क्लोज, दे शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दिखा देनी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स. देखिए, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज. कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉन्टीजेंट का मतलब होता है एंटिसिपेटेड और लायबिलिटी का मतलब होता है लॉस. यानी कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज विच इज शोन एट द फुट नोट ऑन द बैलेंस शीट. यानी स्टूडेंट्स, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो होते हैं जो फ्यूचर में होने वाले एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं, जो अभी हुए नहीं हैं बट बिजनेस को लग रहा है कि फ्यूचर में हो जाएंगे या हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स. तो देखिए, इसका एक एग्जांपल कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है स्टूडेंट्स. जैसे हमारे खिलाफ कोर्ट में किसी ने एक केस कर रखा है रुपए से लेकर, राइट. अभी हमें ये नहीं पता कि वो रुपए हमें उसको देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे. इट्स द डिपेंड ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट. अगर कोर्ट हमें रुपए देने के लिए बोलता है तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, हमें वो ऑर्डर मानते हुए वो रुपए पे करने पड़ेंगे. तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, राइट. बट अभी हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है. फ्यूचर में आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो रुपए हमें देने हो भी सकते हैं और नहीं भी. तो वो इंफॉर्मेशन हम बैलेंस शीट के फुट नोट में मेंशन कर देंगे, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है, राइट स्टूडेंट्स. तो ये होता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. नेक्स्ट कन्वेंशन है स्टूडेंट्स कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी. मटेरियलिटी का मीन्स होता है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट. यानी कि दिस कन्वेंशन इज द एक्सेप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर.
यानी स्टूडेंट जो भी हमने फुल डिस्क्लोजर पढ़ा ये उसका एक्सेप्शन है, ये उसको का अवरोध करता है, ये उसको काटता है। यानी स्टूडेंट्स उसमें हमने पढ़ा था कि हमें सभी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए, बट जो मटेरियलिटी है वो कन्वेंशन बोलता है स्टूडेंट्स कि हमें सभी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए, बट जो इनसिग्निफिकेंट हैं वो हमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सभी अनइम्पोर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को उसमें दिखाएंगे अकाउंटिंग में, तो जो हमारी बैलेंस शीट है वो अननेसेसरी लेंथी हो जाएगी और उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन है, दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम आइदर लेफ्ट और मर्ज विद अदर आइटम, यानी कि या तो उसको जो अनइम्पोर्टेंट आइटम है उनको छोड़ देना चाहिए या किसी एक दूसरे में मर्ज कर देना चाहिए। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि कौन सी आइटम किसी के लिए मटेरियलिटी है यानी कि इंपॉर्टेंट है और किसके लिए अनइम्पोर्टेंट है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो डिपेंड करता है एक जो अकाउंटेंट है उसके व्यू पे। यानी देखिए स्टूडेंट्स, कोई स्मॉल टूल है जो छोटी वर्कशॉप है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जबकि जो बड़ी कंपनीज हैं उसके लिए वो अनइम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अब उसको शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो डिपेंड करता है जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है उसके व्यू पे, राइट स्टूडेंट्स। तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी हमारा ये बोलता है। और जो लास्ट है स्टूडेंट्स वो है हमारा कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉस हैं, एंटिसिपेटेड लॉस का मतलब स्टूडेंट्स होता है जो हमें फ्यूचर में लगने वाले लॉस हैं उनको तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। यानी कि हमें जो लगता है कि फ्यूचर में ये हमारे प्रॉफिट होंगे हमें उनको इग्नोर कर देना चाहिए, राइट। देखिए इसका एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। डेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स डेटर्स, हमने पढ़ा था डेटर से। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स मैंने 5000 डेटर नंबर 1, 5000 डेटर नंबर 2, ऐसे मुझे क्या करना है 5000 रुपीज डेटर नंबर 3 और 5000 रुपीज डेटर नंबर 4। 4 डेटर से मुझे 5000 रुपीज लेने हैं। मुझे ये लगता है जो ये डेटर नंबर 3 है ये मेरे पैसे नहीं देगा, मुझे लगता है कि नहीं देगा, हो सकता है ये दे भी दे। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म और द प्रूडेंस, एंटिसिपेटेड लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि ये मेरा लॉस होने वाला है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि वो मैं बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर नहीं आ जाएंगे मेरे पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएंगे तो मैंने ये लॉस पहले ही मान लिया और इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। इसी प्रकार से जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल नंबर 2 में मैं लूं, किसी ने मुझे बोला कि आप मुझे एक गाड़ी दिलवा दीजिए और मैं आपको 10,000 रुपीज एज कमीशन दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स मेरे लिए भी एंटिसिपेटेड गेन है, बट उसने अभी गाड़ी ली नहीं है तो मैं इसको अभी इग्नोर करके चलूंगा, मैं इसको काउंटिंग में मेंशन नहीं करूंगा। ये हो सकता है कि वो 10 कमीशन वो जो गाड़ी लेने के लिए बोल रहा है हो सकता है फ्यूचर में ना ले, और जो मैं इसको प्रॉफिट मान बैठा हूं ये मुझे ना हो। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर यही होगा कि जो भी एंटिसिपेटेड लॉस है हम उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे और जो एंटिसिपेटेड गेन है या प्रॉफिट है हम उनको इग्नोर कर देंगे, राइट। यानी कि स्टूडेंट्स कन्वर्टिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी कि जो ये है कन्वर्टिज्म जो है वो सेफ प्लेइंग करता है स्टूडेंट्स, जो पॉलिसी है वो प्लेइंग सेफ की है, राइट।